एक कहावत आप सभी लोगों ने बचपन में सुनी होगी। बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते हुए आए हैं कि बेटा, जिसके बारे में तुम्हें जानकारी ना हो ना, जिसके बारे में तुम्हें कोई चीज मालूम ना हो, उस चीज को छूना नहीं चाहिए या उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। जबरदस्ती अपनी बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ये बात आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं। जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो लोग हमेशा अपनी मुंह की खाते हैं। ये बात जब बड़े बुजुर्ग बोला करते थे बचपन में, तो इसलिए बोला करते थे कि उस वक्त पर जो बच्चे हैं उनके हाथ वगैरह यहाँ पे गंदे ना हो, गलत चीजों को वो ना छुए, और इसी के साथ साथ कोई टोना टोटका वगैरह वो नहीं छू लें। ये सब वो बच्चों को सिखाया करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जब हम बड़े होते चले जाते हैं तो हम इन चीजों को मजाक लेना शुरू कर देते हैं। हम जबरदस्ती उन चीजों से पंगा लेते हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती, और वो चीज बहुत घातक साबित हो सकती है। अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा कि उन्हीं दीवारों पे पोस्टर लगते हैं जहां पर लिखा होता है यहां पोस्टर लगाना मना है। हम लोग ऐसा काम हमेशा से करते हुए आए हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही चीज के ऊपर रिलेटेड है कि जहां पर 4 लोगों को इसके बारे में मालूम था कि उन्हें यहां पर नहीं जाना। अगर वो वहां पर जाए भी तो उन्हें उस जगह से छेड़छाड़ नहीं करनी। मगर कहते हैं ना कि इंसान अपनी बहादुरी में, अपने होशो हवास में नहीं रहता। वो बस ये सोचता है कि वही भगवान है, और वो क्या कदम उठाने वाला है इसका अंदाजा उसको भी नहीं होता। तो आज की कहानी जो है ये काफी अलग है। काफी अलग इन द सेंस में क्या बताऊं, ये कहानी 1993 में भी हुई, उसके बाद में ये कहानी 2019 में भी हुई। 2 बार ये कहानी हुई है। ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है। अक्सर आप लोग जब भी कहानियों के बारे में सुनते हैं, हॉरर स्टोरीज को जब भी आप सुनते हैं, तो आप देखते हैं वो कहानी 1 साल के अंदर या फिर उस वक्त के अंदर खत्म हो जाती है। ये कहानी खत्म नहीं हुई। ये 2019 में दोबारा से रिपीट हुई और आज भी चल रही है। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद में समझ में आएगा कि ये कहानी काफी ज्यादा डिफरेंट है आम हॉरर स्टोरीज से। जब मैंने इसको सुना तो मैं भी दंग रह गया कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन कहते हैं ना, जिस पे बीती है वही सच जानता है। तो आज की कहानी मुझे यश ने भेजी है। कहानी क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। बात 1993 की है, 1993। यहां पर 4 लोग थे, अंकित, मेघा, अमन और सलोनी। ये 4 दोस्त थे, और ये 4 दोस्त एक ऐसी जगह पर जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी बहादुरी को एक्सप्लोर करने के चलते ये ऐसा खेल खेल बैठते हैं जिसके चलते एक अनचाहा मेहमान इनकी जिंदगी में दाखिल हो जाता है। और जब वो दाखिल होता है तो बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो क्या है मामला बता देता हूं आपको। बात असल में 1991 यानी कि 1991 से स्टार्ट होती है। अंकित यहाँ पर एक बहुत ही वेल्दी बिजनेसमैन के बेटे थे। वो यहाँ पर दिल्ली में रहा करते थे, और उनके पेरेंट्स जो थे उनके पास में काफी पैसा वगैरह तो था ही। तो अंकित अपनी फैमिली का बिजनेस संभाला करते थे। एक दिन उनके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा, अब तुम शादी कर लो, तुम्हारी उम्र जो है 26 साल हो चुकी है। अंकित भी शादी करना चाहते थे, तो लड़की ढूंढी जाती है और उनकी शादी यहाँ पे मेघा नाम की लड़की से हो जाती है। मेघा भी खूबसूरत थी और इस तरीके की लड़की थी जो कि नए आइडियाज को काफी वेलकम किया करती थी। अंकित और मेघा की शादी हो जाती है। उसके बाद में वो लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी को जी रहे थे। इसी के साथ में इस कहानी के दूसरे पात्र यानी कि अमन, जो कि इस वक्त कॉलेज से पास आउट हुए थे, गवर्नमेंट एग्जाम उन्होंने यहाँ पे क्रैक कर लिया था। इसी के साथ में वो एक बैंक के अंदर क्लर्क लग चुके थे। अमन की गर्लफ्रेंड थी सलोनी। अमन, सलोनी, मेघा और अंकित। अमन और सलोनी, मेघा और अंकित, ये दोनों ही जो कपल थे ये एक दूसरे को नहीं जानते थे। ये अभी तक बिल्कुल अनजान थे। एक बार अमन देखते हैं कि भीड़ जो है यहां पर एक लड़के को बुरी तरह से पीट रही है। जब वो वहां पर जाकर के देखते हैं तो देखते हैं कि एक सुंदर सा इंसान, कुछ 5 फुट 10 इंच की हाइट होगी, उसको पब्लिक पीट रही है क्योंकि उसने किसी की गाड़ी को यहाँ पे टक्कर मार दी है। अमन जाते हैं, उस लड़के को बचाते हैं। उसी के साथ में जो उसकी बीवी थी वो काफी घबराई हुई थी। अमन उन दोनों को बचाते हैं। अंकित ने जिसकी गाड़ी को ठोका था उसको यहाँ पे कंपनसेशन वगैरह वो देते हैं, और बात आई गई सी हो जाती है। इधर अंकित को अमन का बिहेवियर काफी अच्छा लगा कि इतनी भीड़ में से एक इंसान आकर के मेरी जान को बचाता है। वो उससे बातचीत करते हैं और इसी को लेकर के अमन और अंकित की दोस्ती हो जाती है।
अमन ने अंकित और मेघा को देखा था तो ये तीनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बात चली रही होती है, इन तीनों का यहाँ पर रोज का उठना बैठना हो चुका था, रोज ये लोग बातें करते थे। अमन को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था कि अंकित जो है काफी अमीर है, उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें एक दोस्त की तलाश थी, उन्हें वो दोस्त मिल गया। अमन ने अपनी गर्लफ्रेंड सलोनी के बारे में बताया कि वो जो है उससे जल्द ही शादी करने वाले हैं। अमन जो है यहाँ पे एक बैंक के अंदर क्लर्क के तौर पर नौकरी करते हैं। अब इन चारों की दोस्ती काफी अच्छे मुकाम पर थी, ये लोग काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। इनकी जिंदगी इसी तरीके से खुशनुमा चलती रहती अगर ये एक ऐसा कदम नहीं उठाते जिसके चलते इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। इन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इनकी जिंदगी के अंदर आगे कौन सा तूफान खड़ा हुआ है। एक ऐसा तूफान इनकी जिंदगी के अंदर इनका इंतजार कर रहा था। अगर उसके परिणाम इनको मालूम होते तो शायद ये वो कदम कभी उठाते ही नहीं। एक दिन अंकित और मेघा कहते हैं कि भाई हम यहाँ पर एक ट्रिप प्लान करते हैं, हम चारों लोग कहीं घूमने चलते हैं। तो इधर जो अमन थे वो भी खुश थे, उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने ऑफिस में बात कर लूंगा और मैं सलोनी को लेकर के तुम्हारे साथ में आ जाऊंगा। चारों लोग सोच रहे थे कि आखिर कौन सी जगह हो सकती है जहां पर उन्हें जाना चाहिए। बहुत यहाँ पर मशवरा होता है, बहुत डिस्कशंस होती है। तो वो लोग इधर सोचते हैं कि हमें महाराष्ट्र जाना चाहिए, महाराष्ट्र में जाकर के हम लोग यहाँ पर घूमेंगे। चारों दोस्त अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालते हैं और सोचते हैं कि इससे जो दोस्ती है वो काफी अच्छी हो जाएगी। अंकित कहीं ना कहीं अमन का एहसान मानते थे कि अमन जो है उसने उनकी जिंदगी बचाई है और इतने लोगों के बीच में पिटते हुए उनको बचाया है। तो उन्होंने ये बात बोली कि पूरी ट्रिप का खर्चा अंकित खुद ही उठाएंगे, अमन को यहाँ पर बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। अमन ने बहुत बार बोला लेकिन अंकित ने कहा नहीं। अमन भी कहीं ना कहीं ये बात सोचते थे कि कोई बात नहीं, अगर आज अंकित पैसे खर्च कर रहा है तो कल को मैं कर दूंगा। वो चारों लोग महाराष्ट्र के लिए निकल पड़ते हैं। महाराष्ट्र में वो जब लोग दाखिल होते हैं तो इधर वो लोग हर जगह घूमते हैं जहां पर उनको घूमना चाहिए था। एक गांव की सीमा के पास आकर के उनकी गाड़ी रुक जाती है। वो गाड़ी से बेसिकली ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया था। गाड़ी से वो लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे थे, अंकित की पर्सनल कार थी। वो लोग वहां पर जाते हैं और उस गांव की दहलीज में वो लोग कदम रखने वाले होते हैं। कदम रखने से पहले एक इंसान वहां पर आता है और उनसे कहता है साहब कोई टूर गाइड वगैरह की जरूरत है तो बताइए। वो लोग कहते हैं नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई टूर गाइड वगैरह की ज़रूरत नहीं है और हम लोग ऐसे ही घूम लेंगे। वो आदमी कहता है साहब आप इस गांव के इतिहास से परिचित नहीं हैं, इसीलिए आप ये बात बोल रहे हैं। आप मेरी बात मानिए और आप मेरे को अपने साथ में ले चलिए, मैं ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा, बस मेरे खाने का खर्चा उठा लीजिएगा, मुझे आप अपने साथ ले चलिए। वो लोग उस इंसान पे थोड़ा रहम खाते हैं और कहते हैं ठीक है चलो। इस वक्त पर जो अमन और अंकित की दोस्ती थी उसको 2 साल हो चुके थे, मतलब कि ईयर आ चुका था 1993 का। 1993 के अंदर वो लोग महाराष्ट्र में जाते हैं। वो उस टूर गाइड की बात को सुनते हैं और कहते हैं ठीक है चलो। उधर जब वो लोग घूम रहे थे, घूमते घूमते उनकी नज़र एक खाली पड़े मकान पर जाती है। जो मकान तो क्या, उसको आप एक ऐसी झोपड़ी कह सकते हैं जो हर जगह से टूटी हुई थी, देखने में बहुत ही गंदी, और उसी के साथ साथ एक अलग किस्म की मनहूसियत उस झोपड़ी के अंदर दिख रही थी। तो यहाँ पर सलोनी रुकती है और वो पूछती है कि बाबा एक बात बताइए, इस घर में रहता कौन है? वो कहते हैं मेम साहब एक बात आप याद रख लीजिए, आप इस गांव के अंदर एक एक घर में चले जाना, पर मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, इस घर के अंदर भूल करके भी अपने कदम मत रखना। ये घर नहीं, जीता जागता नरक है, मेरी बात को मान लीजिए। इस घर में आप कदम मत रखिएगा। हम गांव वाले इधर रहते जरूर हैं, लेकिन हमारी कभी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि इस घर के 10 कदम की दूरी पर भी जाकर के हम खड़े हो जाएं। एक अलग ही किस्म की मनहूसियत, एक अलग ही किस्म का वीरानापन है इस घर के अंदर, यहां भूल करके भी मत जाना। सलोनी की अगर मैं आपसे बात करूं तो सलोनी इस तरीके की लड़की थी जिनको हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह में काफी दिलचस्पी थी। उनको ऐसा लगता था कि इस तरीके की जो जगह है उनसे कुछ फेरी टेल्स या फिर कोई अर्बन लेजेंड्स जुड़े रहते हैं, जिसके चलते शायद यहाँ पर जमीन खोदने पर कोई खजाना वगैरह मिल सकता है। वो इस तरीके की थी, हिस्ट्री की स्टूडेंट थी वो, और इन सब चीजों में एक अलग ही किस्म की उनकी दिलचस्पी थी। वो हमेशा से इन सब चीजों को देखना चाहती थी, तो उनके तो मतलब का टॉपिक था। अंकित ऑन द अदर हैंड, उनको इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अंकित ऐसे थे, वो थोड़े डरपोक किस्म के इंसान थे।
उनका बिजनेस वगैरह काफी अच्छा चलता था, वो भगवान की काफी पूजा किया करते थे और अंधविश्वास में उनका बेहद मानना था। वो अंधविश्वासी थे, अगर सामने से बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो वो गाड़ी रोक देंगे, उनका इस किस्म का बिहेवियर था। और कई बार जब वो महाराष्ट्र में घूम रहे थे उन्होंने इस तरीके की हरकतें करी कि गुरुवार, शनिवार और मंगलवार को मैं चिकन नहीं खाता, इस तरीके की वो बातें करा करते थे और अंधविश्वासी वो एक नेक्स्ट लेवल गई थे। इसी के साथ साथ जो मेघा थी वो न्यूट्रल साइड पे थी। वो ऐसी थी कि अगर आप उन्हें कहेंगे कि उस घर में चले जाओ तो वो चली जाएंगी, उनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। अमन ऐसे थे कि वो डेयरिंग बाज थे, अगर उन्हें ये चीज़ मालूम चलती है कि इस जगह पर नहीं जाना तो वो ज़रूर जाएंगे। अगर आप उन्हें रोकेंगे ना तो वो ज़रूर जाएंगे। वो इस किस्म के थे। कई बार उनकी ज़िंदगी में ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए थे जहां पर लोगों ने कहा कि ऐसा मत करो, वो ऐसा ही करते थे और उसके बाद में जो नतीजा होता था वो उनके ही फेवर में आता था, लोगों को वो गलत प्रूफ कर दिया करते थे। तो ये उनकी नेचर थी कि वो हमेशा से अपनी मन की करते थे और जो लोग उनको रोकने की कोशिश करते थे या मना करते थे ऐसा मत करो, वो उसी काम को करके दिखाते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल भी साबित होते थे। उन्होंने जब इसके बारे में सुना, भूत प्रेत के बारे में सुना, ऐसा नहीं था कि उनको भूत प्रेत से कोई ज्यादा लगाव था, अमन की बात मैं कर रहा हूं, उनको ऐसा नहीं था कि भूत प्रेत से ज्यादा लगाव था, लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में सुना कि यहां पे नहीं जाना है तो उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा अब तो मैं जरूर जाऊंगा। इसी के साथ साथ सलोनी भी ऐसी थी कि उनको हिस्टोरिकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का बहुत मन रहता था। उन्हें लगता था कि इन सब जगहों पर खजाने वगैरह गड़ा हुआ है। अमन और सलोनी ये यहां पर ऐसे ही थे कि इनको यहां पर इन सब चीजों में दिलचस्पी थी। ऑन द अदर हैंड अंकित और मेघा को इनसे कोई लेना देना नहीं था। अगर यहां पर अमन और सलोनी उस इंसान की बात को मान लेते और अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते अंकित और मेघा को उस घर के अंदर लेकर के नहीं जाते तो शायद से वो चारों लोग उस गांव से जिंदा बच के वापस आते। लेकिन कहते हैं ना, बेवकूफ़ी का कोई सर पैर नहीं होता। बेवकूफ़ी ऐसी है कि वो किसी भी किस्म के इंसान पे, किसी भी उम्र के इंसान पे कब हावी हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। तो यहाँ पर जो अमन होते हैं वो कहते हैं, बाबा एक बात बताओ, तुम ये बात तो बोल रहे हो इस घर में मत जाओ, कोई कहानी कोई किस्सा है इस घर का, तभी तो तुम ये बात बोल रहे होगे। कोई रीजन है इधर अंदर ना जाने का? अगर कोई सॉलिड रीजन हुआ तो हम नहीं जाएंगे। क्या ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है? उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हाँ बस मैं आपसे ये कह सकता हूँ यहाँ आप मत जाइए। आप मुझे बताइए कि इस जगह का इतिहास क्या है जिसके चलते आप ये बात बोल रहे हैं। कहते बेटा मैं अगर आपको इसके बारे में बताऊंगा तो आप मानेंगे नहीं। आप देखने में मुझे शहर के इंसान लग रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप इन सब चीज़ों में नहीं मानते। बस मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अगर अपनी जान प्यारी है और इसी के साथ साथ अगर हम पर भी थोड़ा सा रहम कर सकें तो इस घर में मत जाइए, क्योंकि यहां पर मौत का तांडव होता है। जीते जी मौत नाचती है इधर मत जाइए। इधर जो सलोनी होती है वो देखती है, कहती है इस छोटी सी कुटिया में जहां पे नजर एक बार दौड़ा करके देखे तो मुश्किल से एक कमरा ही होगा, यहां पे मौत नाचेगी। वो कहते नहीं, इस घर के नीचे एक बेसमेंट है, वहां पर है असली तांडव। वहां पर एक ऐसी चीज सो रही है जिसे अगर जगा दिया जाए ना तो हर तरफ खून की होली होगी। वो ये बात उनको बोलते हैं। अमन लगातार उस आदमी को यही बोल रहे थे कि बाबा आप हमें इधर की कहानी बताइए। बाबा उन्हें कहते हैं कहानी मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे से वादा करना होगा, कहानी सुनने के बाद तुम कभी भी इस घर के अंदर नहीं जाओगे। अगर तुम ये वादा कर सकते हो तो ही मैं तुम्हें कहानी बताऊंगा। वो कहते ठीक है बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूं मैं इस घर के अंदर नहीं जाऊंगा। अंकित कहते हैं देख अमन, अगर वो ये बात बोल रहे हैं ना तो हमें इस घर में नहीं जाना चाहिए, मजाक की भी हद होती है। अगर ये लोग नहीं चाहते हैं तो हम नहीं जाएंगे ना। अमन इशारा करते हैं और कहते हैं चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं। वो बात करना शुरू करते हैं। कहते हैं बाबा कहानी बताओ। कहते हैं बेटा 1921 की बात है, माया नाम की एक बेहद सुंदर लड़की यहां पे रहा करती थी। हर एक गांव का जो आदमी था वो कहीं ना कहीं उसके सपने देखता था और सोचता था कि माया से उसकी शादी हो जाए। माया एक इस किस्म की लड़की थी जिसके अंदर एक अलग ही माया थी। उसका नाम जो था वो उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई करता था, माया ऐसा नाम था उसका। और एक अलग ही माया थी, वो एक अलग ही दुनिया थी उसके अंदर। वो एक ऐसी लड़की थी जो यहां पर ज्यादा किसी से बात तो नहीं करती थी, लेकिन उसके घर के आसपास अजीबोगरीब चीजें मिलती थी। इधर सलोनी पूछती है जैसे, कहते जैसे कभी कभी हड्डियां,
कभी कभी यहाँ पे आधा खाया हुआ जानवर, इसी के साथ साथ कभी कभी ऐसी लाशें जानवरों की जिसके अंदर कोई खून ही ना हो। इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे मिलती थी। शुरुआत में हम लोगों को लगा कि ये लड़की जो है यहाँ पे मांस मच्छी खाती है तो कोई बुराई नहीं है। हमने भी इन चीज़ों को इग्नोर किया, क्योंकि माया का बिहेवियर ऐसा था कि वो गांव के सभी लोगों से अच्छे से बात करती थी। ज़्यादा बातूनी नहीं थी, लेकिन जब भी कोई उससे मिलने आता तो वो अच्छे से बात करती थी। तो इसीलिए गांव का कोई भी आदमी उससे ज़्यादा रोकता टोकता नहीं था, सोचता था कोई बात नहीं, हड्डियां वगैरह ही हैं, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। लेकिन कुछ समय के बाद में यहाँ पर बच्चे जो थे इस गांव के, वो गायब होना शुरू हो गए और हमें कहीं ना कहीं ऐसा दिखना शुरू हुआ कि जो माया का चेहरा है उसके ऊपर एक अलग ही किस्म का निखार आना शुरू हो गया, एक अलग ही किस्म की चमक आनी उसके चेहरे पर शुरू हो चुकी थी। हमें थोड़ा सा यहाँ पर लगा कि दाल में कुछ काला है, और हम लोगों ने बचपन में सुना ही था, चुड़ैल वगैरह की कहानियों के बारे में सुना था, तो हमें ऐसा लगा कि शायद माया जो है ये कोई चुड़ैल तो नहीं। लेकिन कोई भी गांव के किसी इंसान पे शक करना नहीं चाहता था। एक शक के बुनियाद पे किसी इंसान से जाकर के बात करना या उसे यहाँ पे हार्म करना, ये हमारे असूलों के खिलाफ है, तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ये शक हमारे मन के अंदर घर कर चुका था। बच्चे एकाएक करके गांव से गायब होते गए। पहले तो कुछ बच्चे बीमार पड़ते, बीमार पड़ने के बाद में उनकी मौत हो जाती, और मौत होने के बाद उनकी लाश किसी को नहीं मिलती थी। और ऐसा ही कभी कभी देखा जाता था कि कोई बच्चे अगर इधर खेल रहे हैं, खेलते खेलते अचानक से बच्चे गायब। तो हमें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कभी भी वो हड्डियों का जो सिलसिला था वो माया के घर के आसपास रुकना बंद नहीं हुआ। वहां पर कमाल की बात यह थी कि माया के घर के पास में इंसानी हड्डियां नहीं मिलती थी, जानवरों की हड्डियां जरूर मिलती थी, इंसानी हड्डियां नहीं मिलती थी। और हमें ऐसा लगता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन माया के साथ नहीं। तो हमने गांव के हर एक इंसान से यहाँ पे पूछना शुरू किया। गांव का हर एक इंसान यहाँ पे मना कर रहा था कि वो यहाँ पर नहीं जानता कि बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं, किसी को कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन एक बात इस गांव के सरपंच ने नोटिस करी। कुछ 6-7 महीने ये इंसिडेंट चलता रहा। गांव के सरपंच ने नोटिस किया कि इस गांव के जो मर्द हैं वो माया की तारीफ करते थकते नहीं थे। ऐसा नहीं था कि माया के पहले चर्चे नहीं होते थे, उसकी खूबसूरती के चर्चे, उसके बोलने का अंदाज, इसके चर्चे हमेशा हुआ करते थे। लेकिन अब जो माया की तारीफ के पुल मर्द बांधा करते थे इस गांव के, वो कुछ अलग ही था, क्योंकि वो दिन रात सिर्फ माया का यहाँ पे नाम जपते थे। माया इतनी अच्छी है, माया ऐसी है, माया वैसी है। अब तो सिलसिला ऐसा हो चुका था कि अगर कोई माया पे शक भी करे तो दूसरा इंसान उठ करके उसे थप्पड़ मार दे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने माया जैसी लड़की पर शक किया। उसकी इमेज इतनी ज्यादा अच्छी यहाँ पर बन चुकी थी। इधर अंकित और मेघा को ये कहानी सुनते हुए थोड़ा सा डर लग रहा था। मेघा को नहीं, अंकित का तो आप ऐसा मान लीजिए कि उन्हें पसीने छूट रहे थे। उनका तो मतलब खड़ा होना वहां पे दुश्वार हो चुका था। वो यहाँ पर मेघा को लेकर के कहते हैं, मेघा चलो, हम इस गांव में नहीं रुकेंगे, चलो। अमन इस वक्त पर कहते हैं, यार रुक जाना, कहानी इतनी अच्छी चल रही है, तू खामा खामे बीच में रुक जा 2 मिनट, हम लोग बात कर रहे हैं ना, रुक जाना, क्या क्या हो जाएगा, बाद में चले जाएंगे। अंकित कहते हैं, भाई चल लेना यार, इतना अजीब सी चीज हो रही है, पता नहीं कौन चुड़ैल वुड़ैल की क्या कहानी चल रही है, छोड़ना भाई, क्या है। वो कहते हैं नहीं तू रुक जा, कुछ नहीं होने का, मैं कह रहा हूं ना, बात सुनने दे। वो कहते हैं बाबा आप बोलो बोलो, कोई बात नहीं आप बोलो। बाबा कहते हैं कि इस तरीके का कुछ कारनामा चल रहा था कि अब गांव का हर एक आदमी माया की तारीफ करता रहता था। इधर एक पीर बाबा रहा करते थे जो इस गांव में काफी वक्त से रह रहे थे। उनकी उम्र कुछ यहाँ पे 85-90 साल की होगी। कहा जाता था कि इनका जन्म इस गांव में 1830 में हुआ था और सबसे पुराने इंसान इस गांव के वही थे। कहानी 1921 की है। तो वहां पर वो पीर बाबा रहा करते थे। पीर बाबा ऐसे थे कि वो अपनी समाधि में रहते थे, उनको कोई ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता था, वो अपनी समाधि में ही लीन रहते थे। गांव का सरपंच जब बहुत परेशान हो गया तो वो उन पीर बाबा पे गया। पीर बाबा को समाधि से जगा करके बोलता है, बाबा हमारी मदद करो, बच्चे दिन पर दिन गायब हो रहे हैं, ऐसे तो एक गांव खत्म हो जाएगा, यहाँ की जनसंख्या खत्म हो जाएगी, लोग मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। पीर बाबा कहते हैं कि वो लड़की है ना माया, उसका हाथ है इन सब के पीछे, जीती जागती चुड़ैल है वो, और कोई ऐसी वैसी चुड़ैल नहीं है, इतनी खतरनाक चुड़ैल है कि उसे काबू करने के लिए 1-2 नहीं बल्कि कम से कम 20 से 30 आदमी लगेंगे। उस पे इतनी पावर है, वो इतनी शक्तिशाली है कि अगर तुम उसको अकेले रोकने जाओगे
तो तुम्हें वो मौत के घाट उतार देगी। और इस गांव के सारे लोग ऐसे पागल हो चुके हैं कि वो तुम्हारी मौत पर भी जश्न मनाएंगे। वो कहते हैं बाबा आप ये कैसे बोल सकते हैं कि माया ऐसा करती है। वो कहते हैं बेटा मुझे एक अलग किस्म की मनहूसियत महसूस होती है उसके घर के आसपास। मैं एक दो बार ही उसके घर के आसपास से गुजरा हूं, लेकिन एक अलग ही किस्म की मनहूसियत महसूस की है मैंने। ऐसा लगता था कि दबी हुई चीखें वहां से आ रही हैं, कोई मुझे वहां पर मदद के लिए बुला रहा है, लेकिन मैं वहां पर जा नहीं पाता था। और जब भी मैं उस घर के आसपास से गुजरता था तो माया मुझे फटी आंखों से देखा करती थी। वो ऐसे ही चौकन्नी हो जाया करती थी जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। माया इतना डर जाया करती थी। मैंने भी ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी समाधि में लीन रहा और मुझे नहीं मालूम था कि 7-8 महीने से यहाँ पे क्या चल रहा है। मैं अपने घर में ही बंद रहता था, अपना खाता पीता था और अपनी समाधि में लीन रहा करता था। तो वो कहते बाबा हमें यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से उसको रोकना होगा। एक रात वो बाबा देखते हैं कि एक इंसान अपने बच्चे को, सोए हुए बच्चे को, कुछ यहाँ पे 3-4 महीने का बच्चा होगा, उसको लेकर के माया के घर के अंदर घुस रहा है। पीर बाबा और वो सरपंच जाते हैं, उस आदमी को रोकते हैं और कहते हैं तुम अंदर नहीं जाओगे। वो आदमी कहता है मैं अंदर क्यों नहीं जाऊंगा। वो तेज चिल्लाने वाला होता है, बोलने वाला होता है ताकि जो माया है वो चौकन्नी हो जाए। वो तेज चिल्लाने वाला होता है। पीर बाबा न जाने क्या बोलते हैं, क्या मंत्र पढ़ते हैं और उसके ऊपर मंत्र फूंक देते हैं। जैसे ही वो मंत्र फूंकते हैं उस आदमी का भ्रम टूटता है, जैसे शीशा टूटता है ना तो कैसी आवाज आती है। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके सामने एक शीशे की दीवार है जिसके चलते उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो एक अलग ही आयाम में, एक अलग ही दुनिया में फंस चुका है। उसको ऐसा दिख रहा था। वो कहता है मैं अब अपना बच्चा लेकर कहाँ जा रहा हूँ। तो वो कहते तुम माया के घर पे जा रहे हो। कहते माया के घर पे मैं क्यों जाऊंगा, और इतनी रात में, रात के कुछ यहाँ पे 12:30-1 बज रहे हैं, मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो नहीं जाना चाहता। वो कहते हैं शायद तेरे बच्चे की आज बलि चढ़ने वाली थी और तू अपने बच्चे से शायद हाथ धो बैठता, लेकिन अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तेरे साथ में हूं। बस तू एक काम कर, किसी भी तरीके से गांव के सारे लोगों को यहां पर इकट्ठा कर। और जो पीर बाबा होते हैं वो अंदर जाते हैं और उस चुड़ैल की कुटिया के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं उन्हें अंदर कुछ नहीं दिखता, अंदर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुटिया खाली पड़ी हुई थी। एक बार को गांव के सभी लोग उन पीर बाबा पे, जिनकी सबसे ज्यादा इज्जत थी गांव में, उनके ऊपर ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माया के बारे में ऐसा बोलने की, माया ऐसा कर सकती है, वैसा कर सकती है, तुम बुढ़े हो चुके हो, तुम सठिया गए हो, तुम्हारे साथ में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वो लगातार इन बातों को सुनते रहते हैं, लेकिन उनकी नजरें कहीं ना कहीं उस घर के अंदर ही लगातार घूम रही थी। वो एक जगह पर देखते हैं, वहां पर वो देखते हैं कि कुछ खाना सा बना हुआ है। वो उस खाने को खोलते हैं और नीचे सीढ़ियां जा रही थी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और मेघा को देखते हैं। मेघा का जो इस वक्त पर लुक था वो हद से ज्यादा भयानक था। मेघा खुले बालों के साथ में अपने बालों को लगातार घुमाए जा रही थी, लगातार इधर से उधर लगातार बालों को घुमाए जा रही थी। मंत्र पढ़ रही थी, ऐसे मंत्र पढ़ रही थी जो हिंदी और उर्दू लैंग्वेज के नहीं थे, अलग ही किस्म के वो मंत्र पढ़ रही थी। पता नहीं वो क्या बोल रही थी, इसकी जानकारी पीर बाबा को भी नहीं थी। पीर बाबा एकदम से चिल्लाते हैं। माया एकदम से अपनी नींद से जागती है और उनकी तरफ देखती है और देखते ही वो घबरा जाती है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है। पीर बाबा चिल्ला करके सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं। लोग नीचे आते हैं और वो जैसे ही माया को इस रूप में देखते हैं उनका भ्रम टूट जाता है। वो जो अब तक उनके सामने शीशे की दीवार थी वो न जाने कहाँ चली गई। उनको समझ में आ जाता है कि जो माया है वही चुड़ैल है और वही उनके बच्चों को खा रही थी। वो माया को पकड़ते हैं, उसे खूब मारते हैं, खूब पीटते हैं इधर, और माया को पीटने के बाद में वो उससे सच उगलवाते हैं कि तू हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। वो बताती है कि बच्चों को मारने के बाद में उसकी जो इधर पावर थी वो दिन प्रतिदिन बढ़े जा रही थी। वो पहले बच्चों को मारती, फिर इस गांव के औरतों को और फिर इस गांव के आदमियों को। उसका ये पूरा प्लान था। वो इस तरीके से इस गांव के एक एक इंसान को खत्म कर देना चाहती थी। उसने ये भी बताया कि पहले भी वो ऐसे 3-4 गांव को खत्म कर चुकी है। अगर खत्म नहीं कर पाई है तो लगभग खत्म होने की कगार पर छोड़ करके आई है। गांव वाले इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वो आओ देखते हैं न ताओ उस औरत को जलाने की पूरी कोशिश कर चुके होते हैं। वो कहते हैं तू यहां से जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगी। वो उसको जलाने ही वाले होते हैं, लेकिन वो औरत उनके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। कहती है मैं सुधर जाऊंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी और तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो। वो सब कुछ ये बात बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन गांव वाले उसकी बात को नहीं सुनते। वो उसको जिंदा जला डालते हैं। वो औरत जलने पर यह बात बोलती है
कि इस गांव का एक भी इंसान, एक भी शख्स कभी खुश नहीं रह पाएगा। वो ये बात बोलती है और वो जल करके मर जाती है। लगातार चीखें उसके घर के अंदर गूंजे जा रही थी, वो चीखें लगातार गूंज रही थी। उस दिन उस गांव के अंदर एक किस्म का मातम बन गया था। पीर बाबा इधर समझदार थे, उन्होंने यहाँ पर ये बात समझी और उन्होंने कहा कि ये औरत जो है ये मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इस बात को तुम लोग याद रखना, ये मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी और जब तक इस गांव का खात्मा नहीं हो जाता ना, ये इस गांव से जाने वाली नहीं है। तो वो कहते हैं बाबा हमने आप पे शक किया, हमें माफ़ कर दो, हमें कोई उपाय बताइए जिसके चलते हम इस डायन के प्रकोप से बच सके। वो कहते हैं देखो उपाय है, उपाय ये है कि इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। मैं कुछ यहाँ पे मंत्र वगैरह फूकूंगा और जिसके चलते ये औरत की जो रूह है वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो जाएगी, वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी जब तक कोई भी शख्स यहाँ पर आकर के उसको आज़ाद ना कर दे। वो कुछ इस तरीके का बोलते वगैरह हैं और वहाँ पर एक त्रिशूल को गाड़ देते हैं। त्रिशूल को गाड़ने के बाद में कहते हैं कि अब ये औरत कभी भी इस जगह से बाहर नहीं जा पाएगी। उस दिन के बाद से उस गांव के अंदर शांति ही शांति थी, सब कुछ गांव के अंदर सही चल रहा था, गांव बहुत फल फूल रहा था। इन बातों को बहुत वक्त बीत चुका था। 1921 की बात और 1993 की बात समझ सकते हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ 70 साल हो गए थे। 70 साल के अंदर यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना नहीं घटी। वो ये बात बोल देते हैं। उसके बाद में जो इधर अमन होते हैं वो कहते हैं बाबा एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? वो कहते हैं बेटा मेरी उम्र 55 साल है। तो तुमने तो कभी इस चीज़ को देखा ही नहीं और उस वक्त के कोई लोग जिंदा यहाँ पर है? कहते हैं नहीं बेटा सब लोग मर चुके। अमन कहते हैं बाबा इतना अंधविश्वासी ना बना करो और जो ये बातें हैं पुरानी हो चुकी हैं, अब इन बातों को छोड़ दो। वो कहते हैं देखो बेटा हमारे लिए ये चीज़ जो है सबसे बड़ी है, हम एक बार गलती करके पछता चुके, हम दोबारा नहीं कर सकते। इधर जो सलोनी थी वो मंद ही मंद मुस्कुराई जा रही थी जैसे उनको मालूम हो कि सच क्या है। और अंकित की तो भाई हालत में क्या ही बताऊं, उनकी तो ऐसी हालत थी कि लगभग पैंट गीली होने की नौबत थी उनकी। मेघा ऑन द अदर हैंड ऐसी थी कि उनको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बस वो ऐसा चाहती थी कि अगर गांव वाले नहीं चाहते कि हम इस कुटिया में जाएं तो हमें नहीं जाना चाहिए। वो ये बात चाहती थी क्योंकि वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं चाहती थी। अमन कहते हैं ठीक है बाबा आपने हमें बताई कहानी, हमने आपकी कहानी सुन ली, हमने आपकी बात मान ली, अब हम कभी भी इस कुटिया के अंदर नहीं जाएंगे। वो कहते हैं ठीक है बेटा बहुत बहुत शुक्रिया तुमने मेरी कहानी को सुना। और वो उनको इधर गाँव वाँव घुमाते हैं, गाँव वाँव दिखाते हैं। गाँव अच्छा था अभी। रात में वो लोग सोचते हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे। वो सभी गाँव वालों को इधर बाय वगैरह बोल के जाने वाले होते हैं। गाँव वाले भी सोचते हैं कि अजनबी लोग हमारे गाँव में पहली बार आए और इतना खुश हुए हम लोगों से। वो वहाँ पर जाने वाले होते हैं। अमन कहते हैं आज तो इस घर के अंदर एक रात बितानी पड़ेगी, मैं तो भैया इस घर से बाहर नहीं जाने वाला। उधर ऑन द अदर हैंड जो सलोनी होती है वो कहती है बिल्कुल मैं तो ये बोल रही हूँ इधर कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई इन्होंने राज वाज छुपा रखा है और ये जो चुड़ैल वगैरह की कहानी है ना ये इनके मन का वहम है, ज़रूर कुछ ना कुछ काला जादू वगैरह लोग अंदर करते होंगे और कुछ ना कुछ इन्होंने छुपा रखा है, कोई तो राज जरूर है। वो कहते हैं हाँ अगर ऐसे ही कहानियां बनाते रहे लोग और इन कहानियों में लोग मानने लगे तो भैया हर जगह से एक ना एक कहानी जुड़ी हुई है, फिर तो कोई किसी जगह पर जाएगा ही नहीं। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अंकित कहते हैं देखो भैया मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला, तुम मेरे को डरपोक कहो कुछ भी कहना है वो कहो, पर भाई मुझे डर लगता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। अमन जबरदस्ती अंकित को अपने साथ लेकर के आ जाते हैं। सिर्फ अंकित ही ग्रुप के अंदर ऐसे थे जो इधर काफी डर रहे थे। मेघा को फर्क नहीं पड़ता था, मेघा कह रही थी अगर सब लोग चलना चाह रहे हैं तो चल लेते हैं। मेघा वो साइड पकड़ती थी जहां पर मेजोरिटी हो, वो किसी का बुरा नहीं बनना चाहती थी। वो सभी लोग उस घर में दाखिला ले लेते हैं। अंकित कहते हैं ठीक है हम लोग यहाँ बैठ जाएंगे पर हम ना कुछ भी छेड़ेंगे नहीं और कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे गांव वालों को यहाँ पे नुकसान पहुंचे, हमको नुकसान पहुंचे। अमन कहते हैं ठीक है यार कोई बात नहीं। वो लोग उस कुटिया के अंदर जाते हैं, एक कमरे की ही कुटिया थी, ज्यादा कुछ था नहीं। उधर वो जाते हैं तो उन्हें कुछ भी ऐसा अजीब नहीं लगता जैसे गांव वालों ने कह रखा था। हाँ जब वो इस गांव के अंदर आए थे और इस कुटिया के आसपास खड़े थे तो एक मनुष्यत उनको महसूस जरूर हुई थी, लेकिन अब वो मनुष्यत बहुत छोटी लग रही थी। जो उन्होंने कहानी सुनी थी बाबा से उसके सामने मनुष्यत कुछ नहीं थी, वो मनुष्यत वो इग्नोर कर चुके थे। वो उस कुटिया के अंदर घूम रहे थे।
बाद में अमन कहते हैं हमें बेसमेंट में जाना चाहिए। बेसमेंट में वो जाते हैं और उस बंद कमरे के सामने जाकर के बैठ जाते हैं। अंकित को लगभग खींचते हुए वो लोग नीचे लेकर के आए थे। अंकित लगातार ऊपर जा रहे थे और कह रहे थे मैं तुम्हारे साथ में नहीं आने वाला, मैं भैया मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, यहाँ पर आकर के कहीं और घूम लेते हम लोग, तुम लोगों के कहाँ मैं चक्कर में फंस गया। वो लगातार रोए जा रहे थे, गिड़गिड़ाए जा रहे थे। बट कहते हैं ना कि जब 3 लोग एक साथ हों तो चौथे को तो आना ही पड़ता है, वो कहाँ जाएगा। तो वो उसको खींच करके लेकर आते हैं। वहां पर वो बैठे हुए थे। अंकित लगभग सहमे हुए, मेघा ठीक ठाक इस अवस्था में थी और सलोनी की आंखें बड़ी हो चुकी थी। उनको लग रहा था पता नहीं उन्हें क्या ही मिलेगा। अमन को तो भैया इन सब चीजों से बहुत ही खासा लगाव था कि जो लोगों ने मना किया है वो तो वो पक्का करके दिखाएंगे, अब तो पक्का होगा वो। तो वो उधर बैठ जाते हैं। अब उनकी नजर इधर त्रिशूल पे पड़ती है तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अगर एक बार को गांव वालों की बात सच हुई तो, अगर इधर सच में कोई आत्मा कैद हुई तो, हम इधर 100% श्योर तो नहीं है कि इधर आत्मा है या नहीं है, लेकिन अगर एक बार को एक ऐसी एंटिटी हुई जिससे हमारा सामना नहीं हुआ तो शायद अंजाम मौत भी हो सकती है। वो ये बात लगातार सोच रहे थे, लगातार वो इन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अमन अपनी बहादुरी या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, उसके चलते वो त्रिशूल निकाल देते हैं और त्रिशूल निकालते ही उस दरवाजे पे एक जूता फेंक के मारते हैं। बहुत तेज वो जूता फेंक के मारते हैं। जैसे ही वो जूता फेंक करके उस दरवाजे पे मारते हैं, यकीन मानो वो घर जो था वो बाहर से हल्का फुल्का कांपना शुरू हो जाता है। हल्का हल्का सा वो घर जो था वो कांपना इधर स्टार्ट हो जाता है। घर जैसे कांपना शुरू हुआ, अंकित का तो हाल बेहाल। वो तो वहां से निकल करके भाग रहे थे, किसी तरीके से उन्हें रोका गया और अमन ने कहा जरूर भूकंप होगा, तू इतना मत डरा कर, हर चीज के पीछे भूत प्रेत नहीं होते। उनको कुछ यहां पर समझ नहीं आ रहा था। इतने में ही उस जगह का दरवाजा खुलता है और एक अजीब सी बदबू अंदर से आती है। बदबू के साथ साथ एक अलग किस्म की हवा वहां पर महसूस होती है उन्हें, और वो हवा काफी तेज उनकी तरफ आती है और उनके बाल उड़ जाते हैं। सबके चारों के बाल यहाँ पे उड़ते हैं और जैसे उनके बाल यहाँ पर उड़ते हैं हवा गायब। कुछ 2 मिनट तक बिल्कुल शांति, एकदम सन्नाटा, कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं। 2 मिनट तक चारों लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। उन्हें बहुत डर लग रहा था। उन्हें यह तो समझ में आ चुका था कि उन्होंने यहां पे बड़ा पंगा मोल लिया है। यह बात उन्हें समझ में आ चुकी थी। चारों दोस्त 2 मिनट तक ऐसे बैठे रहे कि मानो काटो तो खून नहीं। बिल्कुल साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे कहते हैं ना, वही साइलेंस उस वक्त पर मौजूद थी उस कमरे के अंदर। इधर इतने में जो सलोनी अब तक अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझती थी, वो अमन से कहती है हमने यहां पर आकर के शायद बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। शायद चुड़ैल यहां पर नहीं हो, लेकिन कोई और चीज हुई तो। अमन भी घबरा जाते हैं, लेकिन वो अपनी घबराहट अभी भी जाहिर नहीं करना चाहते थे। वो कहते हैं शायद तुम्हारी बात सही हो सकती है, पर कोई बात नहीं, तो और रुक जाते हैं यहाँ पे आधे घंटे, फिर चले जाएंगे हम लोग, क्या दिक्कत है। मेघा और अंकित का बुरा हाल। अंकित उठते हैं, फटाफट उस घर से बाहर भागते हैं और जैसे ही वो बाहर भागते हैं अंकित की बहुत तेज यहाँ पे चीख सुनाई देती है और उसके बाद सन्नाटा। कुछ यहाँ पे 1-2 सेकंड तक उनकी चीख सुनाई दी, उसके बाद एकदम सन्नाटा। उन्हें लगता है कि अंकित को यहाँ पे जरूर कोई नुकसान पहुंचा है। अब अमन जो इतने बहादुर बन रहे थे, उनके डर की सीमा इस वक्त पर अंकित से भी ज्यादा थी। वो अंकित से भी ज्यादा घबरा चुके थे, बहुत डर गए थे वो, और लगातार उनके दांत यहाँ पे कपकपा रहे थे। ठंड नहीं थी, महाराष्ट्र में वैसे भी ठंड कम पड़ती है, लेकिन उनके दांत यहाँ पे कपकपा रहे थे। लगातार वो कांपे जा रहे थे और वो सोचते हैं हमने यहाँ पे गलती कर दी और अंकित को यहाँ पे चोट लग चुकी है। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि उठ करके वो बाहर जा सके। वो कुछ समझ नहीं पाते। इतने में ही एक चीख सुनाई देती है और इस साइड से मेघा और इस साइड से सलोनी, दोनों एकदम से गायब। सिर्फ अमन यहाँ पे मौजूद होते हैं। अमन देखते हैं इधर उधर, वो दोनों कहां गए, उनको कुछ नहीं दिखाई देता कि यहाँ पर हुआ क्या, अभी क्या हुआ। उन्हें कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ 2 चीखें उनको सुनाई दी थी और इसके साथ में दोनों लड़कियां गायब हो चुकी थी। अमन बहुत बुरी तरह से यहां पे डर चुके थे। वो चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्लाते हैं। वो उठ करके भागने की कोशिश करते हैं, भाग नहीं पा रहे थे। अब वो भाग नहीं पा रहे थे। उनकी हालत बहुत खराब, उनको अपने सामने मौत नजर आ रही थी। अब उन्हें अपनी गलती का पूरा पूरा एहसास था। चीखें उस घर के अंदर गूंज रही थी। इसको सुनते ही गांव की जो लाइटें वगैरह थी, जितनी भी घरों में उस वक्त पे लाइटें थी, वो जल जाती हैं। कुछ लोग मशाल लेकर के सामने निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी जो होता है वो उनको रोक देता है। रुक जाओ,
हम उस घर में नहीं जा सकते। चीखें अभी भी सुनाई दे रही थी, अमन की लगातार चीखें सुनाई दे रही थी और अमन लगातार चिल्ला रहे थे और लगातार भीख मांग रहे थे अपनी जान की। किसी को कुछ नहीं पता अंदर क्या हुआ, किसने क्या करा किसी के साथ में, किसी को कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन इसी के साथ में कुछ 15-20 सेकंड के बाद वो चीख भी शांत, एकदम सन्नाटा। उस काली रात में बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था। किसी को कोई अंदाजा नहीं कि अमन के साथ क्या हुआ। सब लोग घबरा जाते हैं और अगले दिन वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर 4 लाशें उस घर के बाहर पड़ी हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बेदर्दी से मौत अमन की हुई थी। उन लोगों को समझने में देरी नहीं लगती कि इसके पीछे उस चुड़ैल का ही हाथ है। अब वो पीर बाबा भी जिंदा नहीं थे जो उनकी मदद कर सकते थे। कोई भी उस गांव के अंदर नहीं था। इधर जो उस गांव के सरपंच उस वक्त पर थे वो किसी भी तरीके से उस चुड़ैल को वापस से कैद करना चाहते थे, लेकिन वो कैद नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। अगर ज़्यादा देर हो जाती तो शायद गाँव का एक एक आदमी यहाँ पे मर सकता था। वो किसी भी तरीके से वहाँ पर एक पंडित जी को बुला करके लाते हैं। पंडित जी कहते हैं मैं जितना अपने हिसाब से कर सकता हूँ करूँगा, और उसके बाद में 4 पंडित और आएंगे और यहाँ पे पूरे यज्ञ होगा, जिसके बाद में इस आत्मा को दोबारा से बांधा जाएगा। वो उसको बांधने की कोशिश करते हैं। कुछ 4-5 दिन तक ये प्रक्रिया चलती है, जिसके बाद में उस आत्मा को दोबारा से उस घर के अंदर कैद कर लिया जाता है। पंडित जी कहते हैं कि इस घर के आसपास घेराबंदी कर दी जाए, फेंस बना दी जाए, ताकि कोई जानवर कोई इंसान गलती से भी इधर ना आ पाए, और इसके बाहर दोबारा से एक त्रिशूल को गाड़ दिया जाता है। त्रिशूल गाड़ने के साथ में वो कहते हैं, त्रिशूल गाड़ने के बाद में वो कहते हैं अब ये चुड़ैल वापस से इस दरवाजे के अंदर बंद हो चुकी है, इस घर के अंदर बंद हो चुकी है। बस तुम लोग ये बात याद रखना कि गलती से भी कोई बच्चा, कोई जानवर, कोई इंसान इधर ना जाए। अगर अपना भला चाहते हो, अपने घर परिवार और अपने गांव की सलामती चाहते हो, तो इधर मत फटकना। ये बात होती है और ये इंसिडेंट जो होता है 4 लोगों की मौत का, ये आया गया सा हो जाता है। खबर भी छपती है 1993 के अखबार में कि रहस्यमय तरीके से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, एक घर के आसपास यहाँ पे मौत हो चुकी है, और गांव वाले कहते थे कि ये घर श्रापित है। ये खबर छपती है और इसी के साथ में इन लोगों का चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब अगर आपने मेरी बात पर ध्यान से गौर किया हो तो मैंने कहा था ये स्टोरी यश ने भेजी है, लेकिन यश के साथ तो कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं। यहाँ पर अंकित, सलोनी, मेघा और अमन का जिक्र था। यश का तो कोई जिक्र है ही नहीं। यश के साथ क्या हुआ? यश ने ये स्टोरी क्यों भेजी है? असल में ये कहानी एक अर्बन लेजेंड के तौर पे बहुत फेमस है कि महाराष्ट्र के एक गांव के अंदर इस तरीके का एक अर्बन लेजेंड चल रहा है। 93 के अंदर ये कहानी बहुत फेमस हुई थी, ऐसा यश का कहना है। जब उन्होंने इसके बारे में कहा और उनको इसके बारे में पता लगा, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस जगह पर जाकर के इसको एक्सप्लोर किया जाए, और इसके बाद सन 2019 में वो भी इस जगह पर गए अपने ग्रुप के साथ। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि इस कहानी के 2 भाग हैं। ये कहानी 1993 में खत्म नहीं होती है, ये 2019 में भी आई थी और अभी भी चल रही है। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, ये आपको सेकंड पार्ट में जानने को मिलेगा। तो सेकंड पार्ट मैं जल्द से जल्द, हो सका तो कल ही अपलोड कर दूंगा, उसका आप बेसब्री से इंतज़ार कीजिए। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यश और उनके ग्रुप के साथ में 2019 में इस घर के अंदर क्या हुआ। तो ये थी आज की स्टोरी क्या, इसको आप एक अर्बन लेजेंड भी कह सकते हैं। आप इसको सच माने या ना माने वो आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, या ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ आप उस स्टोरी को मेरी इंस्टा आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी को मेरे साथ शेयर कर दीजिए। जैसे ही आपकी स्टोरी मुझे मिलेगी उसके ऊपर एक दिन सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जब भी आप अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सके ना उतना डिटेल में भेजिए, ताकि जब मैं इवेंट्स को लोगों को बताऊं तो उसी डिटेल के साथ में और उसी बारीकी के साथ में लोगों के सामने उनको रख सकूं। तो आपकी स्टोरी का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा मुझे। अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम है तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी आप अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे वॉइस मैसेज का फीचर होता है, वहाँ से आप वॉइस मैसेज के तौर पर भी अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।